अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे ये है रेडियल नर्व स्टडी का। तो रेडियल नर्व स्टडी में हमने क्या कुछ देखना है, इसमें हम पहले ही जो रेडियल नर्व है उसकी एनाटमी देखेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी इनर्वेशन कहाँ से होती है और वो सप्लाई कहाँ कहाँ पर करती है। तो उसके बाद हम इसका जो नर्व कंडक्शन में पार्ट है वो पढ़ेंगे और इसकी मोटर स्टडी करेंगे, इसकी सेंसरी स्टडी करेंगे या इसकी क्यूटेनियस सेंसरी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी रेडियल न्यूरोपैथी होती है, रेडियल न्यूरोपैथीज़ उसमें से कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके कॉन्टेक्ट, इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है। तो पहले हमने रेडियल नर्व का जनरल इंट्रोडक्शन देखना है। सेकेंड पॉइंट इज़ टू एनाटमी एंड द इनर्वेशन ऑफ द रेडियल नर्व। उसके बाद हमने रेडियल मोटर स्टडी करनी है, रेडियल सेंसरी स्टडी जो हम कहाँ करते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी में। तो उसके बाद हम देखेंगे जो मीडियल एंटीब्रैकियल क्यूटेनियस सेंसरी स्टडी वो देखेंगे। तो क्यूटेनियस पार्ट का सेंसरी स्टडी करेंगे। उसके बाद रेडियल न्यूरोपैथीज देखेंगे कितने हैं और क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखना है रेडियल नर्व इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी रेडियल नर्व रहती है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्राchial प्लक्स। ये जो हमारा ब्राchial प्लक्स होता है, ब्राchial प्लक्स हमारा बनता है C5 से लेकर T1 तक। मैं आपको दिखाता हूँ, C5 से लेकर T1 तक हमारा ब्राchial प्लक्स बनता है। देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, हमारा C5, C6, C7 एंड C8 ये हमारी सर्विकल नर्व्स होती है। उसके बाद T1 थोरेसिक 1, तो इनसे जाके बनता है हमारा ब्राchial प्लक्स। फिर इनका जो डॉर्सल कॉर्ड निकलता है उससे जाके बनता है आगे हमारी रेडियल नर्व। तो इट emerges from posterior cord of brachial प्लक्स। posterior cord of brachial प्लक्स से निकलता है। the root values of radial nerve are C5 to T1, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया C5, C6, C7, C8 एंड T1। टोटल इसके रूट वैल्यूज़ 5 होते हैं। टोटल इसके 5 रूट वैल्यूज़ होते हैं। इसके बाद इसकी एनाटमी की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें, एनाटमी में हमने जो पहला पॉइंट है इसमें वो देखना है इसकी ऑरिजिन, मतलब ये कहाँ से निकलता है। तो ऑरिजिन इसका वही है, द रेडियल नर्व अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्राchial प्लक्स। ब्राchial प्लक्स से निकलता है और कहाँ जाता है आगे, फ्रॉम द ब्राchial प्लक्स इट ट्रैवल्स बिहाइंड द एक्सिलरी आर्टरी। जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है एक्सिला में, आर्मपिट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है उसके पीछे से ये ट्रैवल करती है एंड एंटर्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। जो हमारा आर्म होता है, हमारा बाजू, उसका जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ये उसमें एंटर होती है। तो फिर आर्म में ये क्या कुछ करती है, द रेडियल नर्व डिसेंड्स अलोंग द ह्यूमरस इन द रेडियल ग्रूव। जो हमारा ह्यूमरस का रेडियल ग्रूव होता है, वो निशान एक बना हुआ होता है, ग्रूव टाइप बना हुआ होता है हमारी ह्यूमरस बोन पे, उसको हम कहते हैं ह्यूमरस ग्रूव या रेडियल ग्रूव भी कहते हैं, या स्पाइरल ग्रूव भी इसी को हम कहते हैं, स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव।
अच्छा, हियर इट इनर वेट इज, क्या कुछ ये सप्लाई करती है। एक तो ये हमारी करती है ट्राइसेप ब्रैकी। ट्राइसेप ब्रैकी जो इसके तीनों हेड होते हैं उन तीनों को करती है। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है उसमें हमारा आता है मसल ट्राइसेप ब्रैकी, तो इन तीनों को ये सप्लाई करती है, इनके तीनों हेड को। प्रोवाइडिंग एल्बो एक्सटेंशन, ये एल्बो एक्सटेंशन करवाता है। एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है फ्लेक्शन। देखो ये मान लो ये हमारी एल्बो है, ये हमारा एल्बो है, यहाँ पर एल्बो जॉइंट है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे, अगर ये यहाँ की ओर हम हाथ लाएंगे, ये मान लो ये हमारा हाथ है, अगर हमने हाथ को यहाँ की ओर लाना है बाजू की ओर, तो इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारा होता है, सॉरी, FLEXION, फ्लेक्शन होता है। तो अगर हम हाथ को नीचे करें, मतलब स्ट्रेट करें, तो ये हमारा होता है एक्सटेंशन। ये हमारा एक्सटेंशन होता है, ये हमारा एक्सटेंशन होता है। इसी तरह ये हमारी मदद करता है किसमें, एल्बो एक्सटेंशन में ये मदद करता है। एकोनियस जो मसल होती है, एकोनियस मसल हमारी ह्यूमेरस को रेडियस के साथ मिलाती है। मतलब जो हमारा एकोनियस मसल है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हमारी रेडियस से लेकर हमारी ह्यूमरस से लेकर रेडियस तक होती है। मतलब ये जॉइंट को एड अप करती है। एडिंग एल्बो स्टेबलाइजेशन, ये एल्बो स्टेबलाइजेशन करवाती है। अलोंग दिस पाथ इट ऑल्सो गिव्स ऑफ सेंसरी ब्रांचेस, ये बहुत सारी सेंसरी ब्रांचेस भी देते हैं। इस मतलब जो इसका ये पाथ है इसमें ये बहुत सारी सेंसरी ब्रांचेस भी देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एल्बो एंड फोर आर्म, एल्बो एंड फोर आर्म की अगर हम बात करें, नियर द एल्बो द रेडियल नर्व डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। जो एल्बो के पास से अगर हम बात करें तो जो हमारी रेडियल नर्व है ये डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है वो होता है सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच एक होता है, दूसरा इसका डीप ब्रांच होता है। ये सुपरफिशियल है और दूसरा डीप ब्रांच होता है इसका। सुपरफिशियल की बात करें तो इट ट्रैवल्स अलोंग द फोर आर्म टू प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन, फोर आर्म, और ये क्या देती है हमारी सेंसरी इनर्वेशन देती है टू द डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। इन तीनों के जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है उसको सेंसरी इनर्वेशन कौन देती है, हमारी सुपरफिशियल नर्व देती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व देती है। तो कहाँ कहाँ मैंने बताया, डॉर्सम ऑफ हैंड मैंने बताया पहले, डॉर्सम ऑफ हैंड एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का कुछ पार्ट, मतलब थंब को तो पूरा देती है, इंडेक्स फिंगर का भी पूरा देती है, मिडल फिंगर का भी पूरा होता है, और पार्ट ऑफ रिंग फिंगर इसमें आधा ही होता है। जैसे मान लो अगर ये हमारा मान लो ये हमारा हाथ है, मान लो ये हमारा हाथ है, ये हमारा थंब है ना, इसको मैं थंब लिखता हूँ। तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर हुई, ये हमारी मिडल फिंगर हुई, तो ये हमारी रिंग फिंगर हुई, और ये हमारी स्मॉल फिंगर। तो इसको तो ये पूरा देती है सप्लाई, इसको भी पूरा देती है, इसको भी पूरा देती है। ये जो रिंग फिंगर है ना इसके हाफ को ही देती है, इसके हाफ को ही देती है, मतलब इतने को ही देती है। इतने को देती है रेडियल सेंसरी सुपरफिशियल इनर्वेशन, तो इतने को ये देती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें और कहाँ पर ये देती है, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। जो हमारी एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस होती है, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस जो मसल हमारी होती है और जो ब्रेविस मसल होती है, इन दोनों को भी यही सप्लाई देती है, लेकिन सेंसरी सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है, एक्सटेंसर डिजिटोरम उसको भी यही सप्लाई देती है। एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस उसको भी यही सप्लाई देती है। जो हमारी एक्सटेंसर कार्पे अल्नायरिस होती है उसको भी यही सप्लाई देती है।
और जो हमारी एक्सटेंसर इंडिसेस होती है उसको भी यही सप्लाई देती है। एक्सटेंसर इंडिसेस को भी यही सप्लाई देती है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हैंड। अब हैंड की बात करेंगे, हैंड में ये क्या कुछ करवाती है। हैंड की बात अगर हम करें, इट डज़ नॉट डायरेक्टली इनर्वेट हैंड मसल्स। जो हमारे हैंड मसल्स होती है उनको ये डायरेक्टली इनर्वेट तो नहीं करती है, लेकिन बट प्रोवाइड सेंसरी इनपुट टू द डॉर्सम साइड। जो हमारा डॉर्सम साइड होता है ना, मतलब पीछे वाला हाथ, पिछले साइड, तो जो उसको ये सेंसरी इनर्वेट करता है। ज़्यादातर ये कहाँ पर करता है, ये डोमिनेट अगर हम देखें तो हमारे थंब में होता है, और एडजेसेंट फिंगर्स अप टू द हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, अप टू द हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। अगर फंक्शन की बात करें इसकी, तो इसकी मोटर फंक्शन होती है एक, दूसरी सेंसरी फंक्शन होती है। मोटर फंक्शन कंट्रोल्स एक्सटेंशन एट द एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स। मतलब जो इसका मोटर फंक्शन है वो करवाता है हमारा एक्सटेंशन करवाता है, ये हमारा एक्सटेंशन करवाता है। कहाँ कहाँ पर, हमारे एल्बो पे, हमारे रिस्ट पे, हमारे फिंगर्स पे। तो इसी तरह अगर हम सेंसरी की बात करें, सेंसरी पार्ट में ये क्या करवाता है, सेंसरी फंक्शन क्या है इसकी, सप्लाई सेंसेशनल टू द पोस्टीरियर आर्म। पोस्टीरियर आर्म का जो सेंसेशनल इम्पल्सेस होते हैं उनको ये सेंस अप करती है। और इसी तरह फोर आर्म के सेंसरी पार्ट्स को ये कवर करती है। एंड द पार्ट ऑफ द डॉर्सम हैंड, एंड पार्ट ऑफ डॉर्सम हैंड को भी यही सेंसरी सप्लाई देती है। तो ये थी इसकी फंक्शन। इसके बाद अगर हम रेडियल मोटर स्टडी की बात करें, सॉरी ये क्या हुआ इसका, अच्छा सेंसरी मोटर स्टडी की अगर हम बात करें, रेडियल मोटर स्टडी है ना। अब हमें करना है बात किसी, मतलब नर्व कंडक्शन की बात करें तो उसमें हमने पहले मोटर स्टडी देखना है, उसमें फिर सेंसरी स्टडी देखना। अब हम पहले देखेंगे रेडियल मोटर स्टडी। तो इसमें हमने क्या कुछ देखना होता है रेडियल मोटर स्टडी में, पहले हमने देखनी होती है इसकी रिकॉर्डिंग साइट। मतलब हम रिकॉर्डिंग कहाँ पर करें, रिकॉर्डिंग किससे होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं जिनसे हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है। और स्टिमुलेट किससे होता है, हमारे पास स्टिमुलेटर होता है। स्टिमुलेटर से हम करंट देते हैं जितने हमें चाहिए होगी, तो उस वजह से हमारी जो नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है। और एट द एंड हमें रिकॉर्डिंग जो साइट होती है वहाँ पर हमें रिकॉर्ड होता है कितना एम्पलीट्यूड आया है, और उसके बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं नर्व नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर मतलब अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड वो नॉर्मल आया, हमारा जो लेटेंसी है वो नॉर्मल आई, तो नर्व में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर उसमें कोई मतलब कमी आई या ज़्यादा हुई तो कोई लीजन हो सकता है उसमें, है ना, उसके जो पाथवे है उसमें कहीं पर लीजन हो सकता है, या ब्लॉक हुई होगी कहीं पर, तो फिर हमने वो देखना होता है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे पहले रिकॉर्डिंग साइड जो होती है हमारी रेडियल मोटर स्टडी की, वो कहाँ पर होती है, जो हमारे एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस मसल होती है। एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस जो मसल होती है विद प्रोनेटेड हैंड, हाथ हमने बंद रखना होता है इसमें, प्रोनेटेड, एक होता है सपनेट, एक होता है प्रोनेट। प्रोनेट होता है नीचे की ओर हमने हाथ रखना होता है, बंद नहीं, नीचे की ओर, मतलब जो डॉर्सल सरफेस है वो ऊपर की ओर रहनी चाहिए, प्रोनेटेड हैंड। तो जो हमारे एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस मसल होती है, इस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इस पे हम लगाते हैं अपने इलेक्ट्रोड G1 एंड G2। G1 एंड G2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस कहाँ पर, G1 आर प्लेस 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द अल्नर स्टेलॉइड। जो हमारा अल्नर स्टेलॉइड होता है उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने लगाना होता है हमारा G1 इलेक्ट्रोड, और जो G2 इज़ प्लेसड ओवर अल्नर स्टेलॉइड। G2 हमारा प्लेसड होता है ओवर अल्नर स्टेलॉइड। और स्टिमुलेशन साइड की अगर हम बात करें, स्टिमुलेशन साइड की, तो फोर आर्म पे हम स्टिमुलेट करते हैं, फोर आर्म पे स्टिमुलेट करते हैं कहाँ पर, ओवर द अल्ना 4 to 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू एक्टिव इलेक्ट्रोड। जो हमारा G1 होता है ये हमने रखना होता था अल्नर स्टेलॉइड पे, है ना, 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू अल्नर स्टेलॉइड। और जो G2 है वो हमने कहाँ पर रखना होता था, अल्नर स्टेलॉइड। तो G1 जो है ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड आता है। तो अब हमने स्टिमुलेट करना है अल्ना पे 4 to 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द एक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब G1 से
G1 के पास 6 सेंटीमीटर। इसी तरह उसके बाद दूसरी साइड जो होती है वो एल्बो पे करनी होती है स्टिमुलेट इन द ग्रूव बिटवीन द बाइसेप एंड द ब्राchioradialis मसल। जो तीसरा होता है बिलो स्पाइरल ग्रूव लेटरल मिड आर्म, जो हमारी आर्म होती है उसकी लेटरल साइड पे जो लेटरल मिड आर्म होता है वहाँ पर हमें स्टिमुलेट करना होता है बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, है ना। ये मिड आर्म की मैं बात कर रहा हूँ, बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप एंड लेटरल मिड आर्म। तो इसी तरह जो हमारा एबो स्पाइरल ग्रूव के ऊपर वाले साइड अगर हम करेंगे तो पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल आर्म ओवर द ह्यूमरस, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल आर्म ओवर द ह्यूमरस, वहाँ पर हम कर सकते हैं स्टिमुलेट। तो स्टिमुलेट क्या करना होता है, यहाँ पर हमने करंट देनी होती है। सेंसरी में हम करंट कम देते हैं, मोटर में थोड़ा ज़्यादा देना होता है ताकि हमारा एम्पलीट्यूड आ जाए। इसके बाद की पॉइंट्स, अगर इसकी की पॉइंट्स की बात करें, जो रेडियल मोटर सेंसरी है, रेडियल मोटर जो स्टडी है, इसकी अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा रेडियल सी मैप है, कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल यूजुअली हैज़ एन इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पहले ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्यों, ड्यू टू अदर नियर बाय रेडियल इनर्वेटेड मसल्स, क्योंकि बहुत सारी रेडियल मसल्स है ना, तो वो इनर्वेट होती है कुछ और मतलब नर्व से भी, तो इसका हमने ध्यान रखना है। इस वजह से हमारा पहले पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है। दस देयर इज़ नो नीड टू चेंज द एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम समझे कि शायद आर्टिफैक्ट आ रहा है कुछ और आता है, तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारी रेडियल मसल्स होती है कुछ और नर्व से भी यहाँ पर इनर्वेट होती है, जिस वजह से हमारा पहले पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है। दूसरा पॉइंट जो है यूज़फुल है किसमें, डायग्नोज करने में, क्या, हमारा रेडियल न्यूरोपैथीज़ एट द स्पाइरल ग्रूव। हमने न्यूरोपैथी देखनी होती है, मतलब ये हमें ज़रूरी क्यों है, इससे हमें डायग्नोज होता है क्या, न्यूरोपैथी कहाँ पर, स्पाइरल ग्रूव। अगर स्पाइरल ग्रूव में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें डायग्नोज होता है स्पाइरल ग्रूव में, तो वो हम डायग्नोज करते हैं किसकी वजह से, रेडियल मोटर स्टडी की वजह से। तो इसके बाद जो हमारा और एक पॉइंट है वो है स्टिमुलेशन अबोव द स्पाइरल ग्रूव इज़ ऑफन टेक्निकली चैलेंजिंग, मतलब अबोव द स्पाइरल ग्रूव थोड़ा बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग है, अबोव द स्पाइरल ग्रूव है ना, तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग है। अब रेडियल सेंसरी स्टडी अगर हम देखेंगे, रेडियल सेंसरी स्टडी में हमने क्या कुछ देखना है, रिकॉर्डिंग साइट पहले हमने देखनी है, वही पुराना। तो रिकॉर्डिंग साइट अगर हम देखें, रिकॉर्डिंग साइट क्या होती है, इसमें हमने सुपरफिशियल रेडियल नर्व देखनी होती है, सुपरफिशियल रेडियल नर्व and G1 placed over the superficial radial nerve as it runs over the extensor pollicis longus tendon. Extensor pollicis longus tendon to the thumb. G2 placed 3-4 cm distally over the thumb. Stimulation site अगर हम देखें over the distal mid radius, ओवर द डिस्टल मिड रेडियस हमने इसको स्टिमुलेट करना होता है। अगर हम डिस्टल डिस्टेंस की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर रहती है, 10 सेंटीमीटर रहती है हमारी डिस्टल डिस्टेंस। चलो की पॉइंट्स की बात अगर हम इसकी भी करें, इसमें क्या कुछ हमने देखना होता है की पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, द स्टडी इज़ ईजी टू परफॉर्म, ये आसान है करने के लिए। सेकंड पॉइंट जो इसका है, इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यू फील द नर्व इज़ एट you feel the nerve as it passes over the extensor tendon to the thumb. That is why it is easy. ये 10 है यहाँ पर, 10 नहीं है। Thus it is easy to perform or the place the recording electrodes directly over the nerve. जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अच्छा सॉरी ये इट में होगा, it may be abnormal in radial neuropathies or lesions of the posterior cord and upper or middle trunk of the brachial plugs। तो ये सीधी सी बात है, मतलब ये abnormal कब होगा, जब हमारी रेडियल न्यूरोपैथी होगी। रेडियल न्यूरोपैथी हमारी कब होगी, जब लीजन होगा कहाँ पर, हमारा पोस्टीरियर जो कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ पर मैंने दिखाया था, जब हमारी रूट वैल्यूज से हमारी नर्व्स निकलती है C5 से लेकर T1 तक, फिर वो आगे आगे ड्यूजन्स बनाती है ना,
तो आगे आगे फिर वो कॉर्ड बनाती है, 2 कॉर्ड बनाती है, एक पोस्टीरियर होता है, एक एंटीरियर होता है। जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है उससे हमारी क्या बनती है, रेडियल नर्व बनती है, और जो एंटीरियर वाला होता है उससे हमारी मीडियल नर्व बनती है और अल्नर बनती है। तो अभी हमने पोस्टीरियर पार्ट की बात करी, तो जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड होता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रही तो हमारा जो इसका सी मैप आता है, किसका, सेंसरी का हम बता रहे हैं ना, अभी हम सेंसरी की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी रहती है, मतलब वो ठीक नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, superior in posterior interosseous neuropathies, superior in posterior interosseous neuropathies। चलो अब है मीडियल एंटीब्राकियल क्यूटेनियस सेंसरी स्टडी। मीडियल एंटीब्राकियल क्यूटेनियस सेंसरी स्टडी की अगर हम बात करें, इसमें हमने रिकॉर्डिंग साइट कहाँ पर होती है, रिकॉर्डिंग साइट जो हमें इसमें होती है वो होती है मीडियल फोरआर्म। मीडियल फोरआर्म हमारी रिकॉर्डिंग साइट होती है। तो ये रिकॉर्डिंग साइट हमारी मीडियल फोरआर्म होती है। G1 प्लेस से 12 सेंटीमीटर डिस्टल टू द स्टिमुलेशन साइट ऑन ए लाइन ड्रॉन बिटवीन द स्टिमुलेशन साइट एंड द अल्नर रिस्ट। G2 इज प्लेस्ड ओवर 3-4 सेंटीमीटर डिस्टली। स्टिमुलेशन साइट की अगर हम बात करें तो मीडियल एल्बो होता है, मीडियल एल्बो पे हमें स्टिमुलेट करना होता है, थोड़ा सा करंट देना होता है स्टिमुलेटर से। इसी तरह एट द मिड पॉइंट बिटवीन द बाइसेप टेंडन एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एल्बो पे, मगर कहाँ, मिड पॉइंट बिटवीन द बाइसेप टेंडन एंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल पे हमने थोड़ा सा करंट देना होता है स्टिमुलेट करने के लिए। तो डिस्टल डिस्टेंस की अगर हम बात करें 12 सेंटीमीटर होता है। डिस्टल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टल डिस्टेंस होता है G1 से लेकर हमारी स्टिमुलेशन साइट तक कम से कम इतना डिस्टेंस रहना चाहिए, कम से कम 12 सेंटीमीटर्स रहना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी की पॉइंट्स की, तो की पॉइंट्स क्या है इसके, इट में भी एबनॉर्मल, ये भी हमारा एबनॉर्मल हो सकता है। ये कब होगा एबनॉर्मल, इन लीजन्स ऑफ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड में अगर कुछ हुआ तो हमारा, देखो 3 कॉर्ड्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर, मैंने 2 बताई थी, सॉरी 3 होते हैं हमारे, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। तो अगर पोस्टीरियर कॉर्ड में हुई तो हमारा सेंसरी जो रेडियल होगा उसकी जो स्टडी होगी उसमें पता चलेगा। अगर हमारा मीडियल कॉर्ड में हुआ या लोअर ट्रंका ब्राइकल प्लग्स में कुछ हुआ, मतलब कोई डिफ़िकल्टी हुई, तो लीजन हुआ उसमें, तो हमारा जो मीडियल एंटी ब्राइकियल क्यूटेनियस जो सेंसरी स्टडी है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि लीजन मीडियल कॉर्ड में है। जिसका दूसरा पॉइंट, बिकॉज द नर्व इज क्वाइट सुपरफिशियल। ये नर्व जो होती है, नर्व क्या है, सेंसरी इनर्वेटेड है ना, सेंसरी इनर्वेट करती है। जो भी हमारा सेंसरी पार्ट होता है ये हमारा सुपरफिशियल होता है, मेनली सुपरफिशियल होता है, और जो चीज़ हमारी सुपरफिशियल हो उसको हमने स्टिमुलेट करने के लिए करंट भी कम देनी होगी। तो सुप्रामैक्सिमल क्या होता है, सुप्रामैक्सिमल स्टिमुलेशन होता है, मतलब हमारा सारा एम्पलीट्यूड, मतलब सारी नर्व्स हमारी एक्टिवेट होती है थोड़ी सी करंट से। हमारा जो सी मैप जनरेट होता है वो थोड़ी सी करंट से होता है। उसके बाद अगर हम करंट बढ़ाते भी हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ता है, उसको हम कहते हैं सुप्रामैक्सिमल। मतलब इससे ऊपर अगर हम करंट बढ़ाओगे, स्टिमुलेट करोगे, इससे ऊपर करंट देके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली पेशेंट का नुकसान होगा। तो यही बता रहा है, बिकॉज द नर्व इज़ क्वाइट सुपरफिशियल, सुप्रामैक्सिमल स्टिमुलेशन कैन बी अचीव्ड विद लो स्टिमुलेटर इंटेंसिटीज, 5 to 15 माइक्रो एम्पियर हम इसमें करंट देते हैं। अच्छा, रेडियल न्यूरोपैथीज़ की अगर हम बात करें, रेडियल न्यूरोपैथीज़ की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे रेडियल न्यूरोपैथीज़, या इसको रेडियल न्यूरोपैथी कहते हैं, ये कहते हैं पैल्सी known as radial nerve palsy, radial neuropathy also known as radial nerve palsy is a condition caused by the damage or compression to the radial nerve which runs along the underside of the arm, है ना,
मतलब पीछे वाले साइड थोड़ा लेटरल साइड किया, लेटरल नहीं मतलब मीडियल साइड ही हुआ, तो मीडियल साइड से ही अंदर जाती है of the arm and controls movements and sensations in parts of the arm, wrist and hand. This condition can lead to weakness, numbness or loss of function in the area supplied by the nerve. Causes की अगर हम बात करें, radial neuropathy can result from several factors including trauma या injury, fractures of the humerus or direct trauma to the radial nerve can cause neuropathies. तो पता ही है, अगर मतलब ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई या फ्रैक्चर हुआ कहीं पर हमारे ह्यूमरस में, तो न्यूरोपैथीज़ का चांसेस है, रेडियल न्यूरोपैथीज़ का. इसी तरह प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन, अगर बहुत देर तक हमें मतलब कंप्रेस रखी अपनी नर्व या अपना बाजू, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी, मतलब बाजू पे सोना, बाजू पे सोना, मतलब बाजू नींद में इस पे मतलब ज़्यादा प्रेशर डालना, इस पर वेट डालना. कुछ लोगों का आदत होता है वो सोते हैं बाजू डाल के नीचे, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें कंसिस्टेंट जो प्रेशर रहता है किस पे रहता है, हमारे बाजू पे ही रहता है, तो जिस वजह से क्या हो सकती है, हमारी नर्व कंप्रेस हो सकती है. इसी तरह ओवर यूज़, मतलब रिपीटेटिव मोशंस कैन लीड टू नर्व इन्फ्लेमेशन और कंप्रेशन. रिपीटेटिव यूज़, अगर हम इससे मतलब ओवर यूज़ करेंगे है ना, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, उससे भी इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व हो सकती है, कंप्रेशन हो सकता है. या सिस्टमिक कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें क्या होता है, हमारी जो रेडियल नर्व होती है उसमें न्यूरोपैथीज आ जाती है, मतलब उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये किस में हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ होता है या ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऐसे हो सकता है. इन्फेक्शन कैन लीड टू द न्यूरोपैथीज़. अच्छा, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम क्या क्या होता है इसमें. सिम्टम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द नर्व इंजरी, बट ऑफन इंक्लूड रिस्ट ड्रॉप हो सकता है. रिस्ट ड्रॉप क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर. आप मतलब अपने हाथ को ना फिर से ट्रेड नहीं कर सकते हो, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ना पूरा फ्लैक्स कर सकते हो ना पूरा एक्सटेंड कर सकते हो. वीकनेस आती है, डिफ़िकल्टी विद टास्क दैट इन्वॉल्व हैंड और रिस्ट मूवमेंट्स. नहीं कर पाओगे आप हैंड की मूवमेंट्स, मतलब ना आप पूरा हैंड मतलब एक्सटेंड कर पाओगे ना फ्लैक्स कर पाओगे. इसी तरह नमनेस और टिंगलिंग होती है. नमनेस क्या होता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब मेरे हाथ में क्या हो रहा है, नमनेस आ जाएगी, बेहस हो जाएगा हाथ. तो स्पेशली इन द बैक ऑफ द हैंड एंड रिस्ट पेन हो जाएगा. समटाइम्स देयर मे बी शार्प और एकिंग पेन along the nerve path. इसी तरह अगर हम बात करें अब डायग्नोसिस की, तो हम ये डायग्नोज कैसे करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करवाते हैं, असेसिंग मसल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेशन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम करवाते हैं, एंड नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हम करवाते हैं. तो उसमें हमें क्या पता चलता है, दीज टेस्ट्स हेल्प इवॉल्वेट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड द कंडक्शन ऑफ सिग्नल थ्रू द रेडियल नर्व. इसी तरह इमेजिंग की अगर हम बात करें, मतलब एमआरआई हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, सीटी वगैरह, तो उससे हमें पता चलता है मतलब स्ट्रक्चरल कॉज द फ्रैक्चर और ट्रामा कंप्रेसिंग द नर्व, उससे हमें ये कुछ पता चलता है रेडियोलॉजिकल. अगर टाइप्स ऑफ रेडियल न्यूरोपैथीज की बात करें, जो हमारी पहली होती है वो है सैटरडे नाइट पैल्सी, है जिसको हम कहते हैं रेडियल नर्व कंप्रेशन. तो इसमें हमारा अगर हम कॉज देखेंगे पहले, ऑफन occurs when the upper arm is compressed for a prolonged period, such as from falling asleep with the arm over a chair or with someone else's body weight on it. Hence the name Saturday Night Palsy. इसी तरह अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें, रिस्ट ड्रॉप होता है, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द फिंगर या रिस्ट. जब फिंगर ड्रॉप होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द बैक ऑफ द हैंड एंड वीकेंड बाइसेप फंक्शंस होती है. रेडियल नर्व सिंड्रोम होता है, रेडियल टनल सिंड्रोम, जिस तरह हमने पढ़ा था कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ये रेडियल टनल सिंड्रोम होता है. जो रेडियल टनल सिंड्रोम होता है अगर देखेंगे तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम में ही आता है. तो अब हम इसको यहाँ पर हम रेडियल नर्व की स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम इसको रेडियल टनल सिंड्रोम के नाम से पढ़ेंगे. तो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ रेडियल नर्व एट इट पासिस थ्रू द रेडियल टनल, अ नैरो स्पेस इन द फोर आर्म नियर द एल्बो. हमारा कार्पल टनल आगे होता है ना,
कहाँ पर, रिस्ट पे होता है, लेकिन जो हमारा रेडियल टनल होता है ये हमारे फोर आर्म में होता है एट नियर द एल्बो। सिम्टम्स की बात करें तो ये डीप होता है ना। सिम्टम्स की बात करें मतलब पेन हमारी डीप होती है। इन द फोर आर्म ऑफन एग्रीविएटेड बाय फोर आर्म रोटेशन और रिस्ट एक्सटेंशन विद मिनिमल और नो सेंसरी चेंज। तो तीसरा जो हमारा डिसऑर्डर इसका रहता है, न्यूरोपैथी रहती है, वो रहती है पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सिंड्रोम। पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सिंड्रोम, इसमें अगर हमें कॉज देखना है तो कंप्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, ए ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इन द फोर आर्म विच मे बी ड्यू टू ट्रमर और रेपिटेटिव फोर आर्म एक्टिविटीज़। तो सिम्टम्स की बात करें, वीकनेस इन फिंगर्स एंड रिस्ट एक्सटेंसर्स विदाउट सेंसरी लॉस। सेंसरी लॉस इसमें नहीं होता है। जो पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सिंड्रोम है इसमें हमारा जो सेंसरी लॉस है वो नहीं होता है, मतलब वीकनेस आती है इसमें, फिंगर्स में आती है, रिस्ट एक्सटेंसर करने में होती है, लेकिन कोई सेंसरी लॉस नहीं होता है। लीडिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक फिंगर ड्रॉप हो सकता है इसमें। तो जो हमारा फोर्थ न्यूरोपैथी है, रेडियल न्यूरोपैथी, वो है हमारी ह्यूमरल फ्रैक्चर इंड्यूस रेडियल न्यूरोपैथी। मतलब अगर हमारी बाजू टूट गई है उस वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है। उसका काज सीधी सी बात है, इंजरी होगी या फ्रैक्चर होगा। तो कैन स्ट्रेच द कंप्रेस द रेडियल नर्व विच रैप्स अराउंड द ह्यूमरस। तो हमारी जो रेडियल नर्व है, मैंने बताया पहले, जो हमारा रेडियल ग्रूव होता है या जिसको हम कहते हैं स्पाइरल ग्रूव, वहाँ से हमारी आती है। अगर हमारे बाजू में ही कोई मतलब फ्रैक्चर आया हुआ तो उस वजह से भी ये कंप्रेस हो सकती है या टूट भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सिम्टम्स की बात करें, रिस्ट ड्रॉप होता है, वीकनेस इन द फोर आर्म एक्सटेंसर्स एंड सेंसरी लॉस ऑन द बैक ऑफ द हैंड, इसके चांसेस रहते हैं। लास्ट जो हमारा आता है वो है वाटनबर्ग सिंड्रोम। अब ये वाटनबर्ग सिंड्रोम क्या है? वाटनबर्ग सिंड्रोम काज अगर हम देखें इसके काज, द कंप्रेशन ऑफ द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व नियर द रिस्ट ऑफन ड्यू टू टाइट रिस्ट बैंड्स, जो लगाते हैं कुछ लोग, नहीं लगाना चाहिए टाइट, अगर लगाना चाहिए ढीला थोड़ा सा। तो टाइट जो रिस्ट बैंड्स होती है उसकी वजह से कंप्रेस आता है हमारी जो सेंसरी ब्रांच है, जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है, उसमें हमारी कंप्रेशन बढ़ता है, जिस वजह से रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स हो जाते हैं, ट्रॉमा हो सकता है। नहीं जिस मतलब किस वजह से, या हम अगर हम टाइट रिस्ट बैंड लगाते हैं या रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट करते हैं, या ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है। तो सिम्टम्स की बात करें, इसमें पेन या नमनेस आ सकती है बैक ऑफ द हैंड नियर द थंब, समटाइम्स एग्रीवेटेड बाय रिस्ट मूवमेंट्स। तो ये था हमारा रेडियल नर्व के बारे में। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड। थैंक यू। ये लिखा हुआ है, रिमेंबर ऑलवेज पेरेंट्स दैट वर्क्स ऑन यू। देखो ज़बरदस्त बात लिखी हुई है भाई, घर वालों का हमेशा सोचना चाहिए, है ना। चलो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट टाइम और किसी लेक्चर पे हम बात करेंगे, किसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट you can subscribe the channel. Thank you.